हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी, इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है, जिसमें कल्पना के माध्यम से भारतेंदु जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है भारतीयों के लिए। उसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पूरा निबंध पढ़ेंगे हम। निबंध पढ़ने से पहले हम चलेंगे, थोड़ा सा परिचय देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उनकी कृतियाँ, उनके हिंदी जगत में दिए गए अमूल्य निधियों के बारे में। आइए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था और क्या क्या चीज़ें थी। ये है आपके लेखक का परिचय दोस्तों। आइए हमारे साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसके हम नाटक अभी पढ़ेंगे। पूरा नाम है बाबू हरिश्चंद्र। जन्म 9 सितंबर 1950 वाराणसी उत्तर प्रदेश के पिता। इनके पिताजी का नाम था बाबू गोपाल चंद। युग प्रवर्तक बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीन चंद के वंश में 9 सितंबर 1850 को हुआ। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र भी एक कवि थे। इनके घराने में वैभव एवं प्रतिष्ठा थी। जब इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी तो इनकी माता चल बसी और 10 वर्ष की आयु में पिताजी भी चल बसे। भारतेंदु जी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा अपनी परिस्थितियों से गंभीर पीड़ा ली। इनकी मित्र मंडली में बड़े बड़े लेखक, कवि एवं विचारक थे, जिनकी बातों से ये प्रभावित थे। इनके पास विपुल धनराशि थी, जिसे इन्होंने साहित्यकारों की सहायता हेतु मुफ्त हस्त से दान किया। अपने हाथों के माध्यम से दान कर दिया साहित्य जगत को। बाबू हरिश्चंद्र बाल्यकाल से ही परम उदार थे। यही कारण था कि इनकी उदारता लोगों को आकर्षित करती थी। इन्हें विशाल वैभव धनराशि को विविध संस्थाओं के दिया है। इन्होंने क्या किया है, अपने विशाल वैभव एवं धनराशि को विविध संस्थाओं को दिया है। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर ही विद्वान जनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी। अब आपको समझ में आया होगा कि भारतेंदु की उपाधि इनको कैसे मिली। अपनी उच्च कोटि के लेखक कार्य के माध्यम से ये दूर दूर तक जाने जाते थे। इनकी कृतियों का अध्ययन करने पर आभास होता है कि इनमें कवि, लेखक और नाटककार बनने की जो प्रतिभा थी वह अद्भुत थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। कैसे थे? बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। कृतियाँ इनकी देखेंगे। आइए हमारे साथ आप भी देखिए। यद्यपि भारतेंदु जी विविध भाषाओं में रचनाएं करते थे, किंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। इस भाषा में इन्होंने अद्भुत श्रृंगारिकता का परिचय दिया। इनका साहित्य प्रेममय था, क्योंकि प्रेम को लेकर ही इन्होंने अपने सप्त संग्रह प्रकाशित किए थे। ये सप्त संग्रह आपसे पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नवत है। देखिए, इनकी एक पंक्ति है जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि जो इनकी प्रेम माधुरी रचना है वह किस कोटि की रचना। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत ही जिस मैरो भली विधि उपाय सबे बिरथा के। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। तो बिना मतलब के लोग इनकी व्यथा को पूछ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब इनकी कुछ आप कृतियाँ देखेंगे। भारतेंदु जी अत्यंत कम अवस्था से ही रचनाएं करने लगे थे। इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इनके प्रमुख नाटक हैं और रचनाएं हैं। मौलिक नाटक जिसका आविष्कार या जिसकी रचना इन्होंने स्वयं अपने विवेक से किया था, मौलिकता थी उसमें, वो है। देखिए, पहला है वैदेही, हिंसा हिंसा न भवति 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1817, श्री चंद्रावली 1876। ये 17 नहीं होगा दोस्तों, हम इसकी डेट कमेंट के माध्यम से पिन करेंगे खोज के, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 1850 में तो इनका जन्म ही हुआ था। ध्यान दीजिए। श्री चंद्रावली 1876, विस्मसुधम 1876, भारत दूरदशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। अंधेर नगरी भी हमें पढ़नी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अभी लगा हुआ है। मौलिक नाटक इनके हैं। अब देखिए, इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं। भक्त सर्वस्व प्रेम मालिका,
1871 प्रेम माधुरी, 1875 प्रेम तरंग है, 1877 उत्तरार्ध भक्तमाल है, 1876 और 77 प्रेम, कहीं कहीं 76 मिलेगा, 77 में मिलेगा। प्रेम प्रलाप है 1877, होली है 1879, मधु मुकुल है 1881, राग संग्रह है 1880, वर्षा विनोद है 1880, विनय प्रेम 50 है 1881, सुमन नांजलि, फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली की रचना है इनकी। प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1800। निबंध संग्रह है इनके, देख लेंगे आप, भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित है। सुलोचना, मदालसा, नए रचनाएं आप पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़े होंगे भारतेंदु जी के, लेकिन ध्यान दीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की यह पुस्तक है जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। लीलावती, परिहास वंचन, दिल्ली दरबार दरबड़, यात्रा वृत्तांत है इनका, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और मेहदावल की यात्रा। जीवनी है सूरदास जयदेव महात्मा मोहम्मद की। इतिहास है अग्रवालों की उत्पत्ति, महाराष्ट्र देश का इतिहास तथा कश्मीर कुसुम इनका इतिहास है। साहित्य योगदान में आप देखेंगे तो ये बहुत ही, आप इनके बारे में जान गए होंगे या फिर आपने ऊपर इतना सारा पढ़ लिया होगा। आगे देखिए, हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अतः इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि पर उनका कार्य किया। सुलोचना आपका प्रमुख आख्यान है। बादशाह दर्पण आपका इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इन्होंने संयोग का बड़ा ही सजीव एवं सुंदर चित्रण किया है। तो ये सारी रही जानकारी। यहाँ पे 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी दुनिया में नहीं रहे। बाकी चीज़ आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट था हमने करा दिया। इनकी मृत्यु आप देखेंगे तो 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए अब हम चलेंगे पूरा भारतोन्नति कैसे हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। ये पूरा निबंध है, ठीक है। देखिए, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक साथ उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण है जो है हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। ये देख रहे हैं आप भारतेंदु का जो है कि निबंध भारतोन्नति कैसे हो सकती है, जिसमें भारतेंदु जी जो है कि भारत के बारे में, और उस समय अंग्रेज थे, सीधा उनको नहीं कोई कह सकता था। हो सकता है कि आप सीधा बोलते तो आपको जेल में डाल दिया जाता। इसलिए देखिए किस तरीके से भारतेंदु जी अपनी इस निबंध के माध्यम से भारतीय जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजों का समय है, आप समझ सकते होंगे और आप समझने का प्रयास भी कीजिएगा। देख लीजिए, ऐसा यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर, ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और जिस काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज साहब मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल, और टोडरमल है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि भारतेंदु जी इस निबंध में जो है कि हिंदुस्तानी लोगों को क्या कहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल के गाड़ी हैं। यदि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ियाँ बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े मशहूर की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। देख रहे हैं जैसे किस उदाहरण के माध्यम से, इंजन के माध्यम से ये कह रहे हैं, पहले कोई आगे जाने वाला होगा, लोगों को समझाएगा तो सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। इंजन सब नहीं चल सकती, वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि चुप साध रहा बलवाना। जैसे आप देखे होंगे कि जब जो है कि जामवंत ने क्या किया, हनुमान जी की शक्ति को पहचान दिया, वैसे ही इनको इनकी शक्ति को पहचान दिलवाना पड़ता है। इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रही से हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप के छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा
कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिल कर अपना अनमोल समय खोवे। बस यही मसल रही है। अब आप सभी को पता होगा, इतिहास में साक्ष्य है कि महात्मा गांधी जी काले थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मार कर गिरा दिया था। कुछ ऐसे ही इसी तरफ ये इंगित करना चाहते हैं। देखिए, एक मसल रही है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। ये इनका एक प्यारा सा मसल है जिसे आप सुन पा रहे होंगे। तीन मेढक से उदाहरण देकर समझा रहे हैं। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे हैं। ऊपर वाले ने कहा जोक सोक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम, सो हिंदुस्तानी की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे तो बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तानी प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। तो आप नीति से मतलब सब समझ सकते हैं, चाणक्य की नीति। उस समय ब्राह्मण क्या कर रहे थे, अकेले चाणक्य ने बहुत कुछ किया था, वही यहाँ पे आपको समझाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़े पर इन्हीं लोगों को निकम्मे पन्ने घेर रखा है, बुद्धारो मत्स्य ग्रस्ता प्रभ समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते मिट्टी की कुटिया में बैठ के बांस की नौलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। मतलब आप सबको पता होगा कि बांस के माध्यम से जो है कि देख के बता दिया गया कि पृथ्वी गोल है। वही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं भारतेंदु जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बांस की नौलियों से जो तारा ग्रह आदि का भेद करके उसकी गति लिखी। वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। उस समय की राजनीतिक पे भी, भ्रष्टाचार पे भी ये आवाज़ उठा रहा है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या से और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासिस आदि तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। साहब के जी में यही है कि पाला हमें पहले छू ले, लेकिन कुछ लोग खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाफते हुए दौड़ता देखकर भी लाज नहीं आता। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमभक्ति की छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उस पर ईश्वर का कोप ही करना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तानी को कैसी उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ से है, सो मिला है, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसकी आत्महत्या कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तानी की है। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न कर सके, तो हमारी केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सांस और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिल कर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो यह उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में
अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक काट के उल्लू पिजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे से मारे छुट्टी नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुम को दून की सोचती है। उनके एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोच वाले आदि नहीं हैं? किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते। मतलब कहीं भी कोई भी देश में आप चले जाएंगे तो अमीर भी होंगे, उनके साथ कौन भी होगा, गरीब भी होगा। ठीक है, उनके कहने का मतलब यही है। वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि क्या ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत ही है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों में जिसमें जितना निकम्मापन हो वह उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने एक दोहा ही बना डाला। क्या बनाया ये जो है दोसा के जन्मे मलुकदास जो है कि क्या बना दिए, एक दोहा जिसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहिए सबके दाता राम। जैसे अजगर क्या करता है, बहुत कम चलता फिरता है, खाता बहुत है। देखिए चारों ओर आंख उड़ाकर देखिए तो काम न करने वाले की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीर मुसाहिबों, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवाय बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे वस्त्रों में अपने अंग को छिपाए जाती। वही दशा हिंदुस्तानी की है। दुर्मम मरदूम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होती जाती है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भैयो राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यहाँ आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कुछ उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख वोदे डरपोक पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब राम जनकपुर आई हैं। देख रहे हैं आप, उदाहरण दे रहे हैं। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो सहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दभेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन समय नियत हुआ और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ कहे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद्र कभी भी उनके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा। कब पढ़ा देखिए, अब ही चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े। जिन चुए चहुआज इक्के मारे इक सर। तो उन्होंने क्या कहा, इस दोहे को भी आप याद रखेंगे किसने क्या कहा। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति
हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में और गरीब में, भारतवर्ष की सहवास्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तू पृष्ठतः स्वीकार साधेते धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो वे अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठें। देखा देखी थोड़े दिन में साफ हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपा है। उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ। उनको बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगी, उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति में पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत कर डरो। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होवे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। देख रहे हैं किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। अब सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। सबसे पहले धर्म की उन्नति की बात भारतेंदु जी कहे हैं। देखो अंग्रेजों को धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारे बलिया के मेले का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम ही वे चीजें जो गांव में नहीं मिलती लोग यहाँ से ले जाते। मेला का मतलब यही है कि काफ़ी दूर से लोग आते हैं एक दिन और आपस में एक गांव से दूसरे गांव के लोग मिलते हैं उस समय, क्योंकि उस समय उतने फ़ोन के ज़माने नहीं थे और एक दूसरे से मिलना जुलना होता नहीं था। मेला एक ऐसा स्थान था जहाँ पे लोग आपस में मिलते थे। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालते हैं, ताकि सिर की गर्मी पैर से निकल जाए। किससे निकल जाए? पैर से निकल जाए। देखिए का विधान क्यों है? जैसे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ, सब व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे। ठीक है, यहाँ तक कि आपके धर्म के बारे में भी ये बता रहे हैं, धर्म क्यों मानने लिखे थे। इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और उन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदलते जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि अपनी उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझकर बहुत से ऐसे नए नए धर्म बना कर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब
इस बार आँख खोल कर देख लो, देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए, जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। तो ये देख रहे हैं, पहले क्या कहा जाता था ना कि हम पानी को डाक के उस पार नहीं जा सकते क्योंकि अपशगुन माना जाता था। तो पहले लोग नहीं जाते, अब क्या कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग पानी को जहाज के माध्यम से सफ़र कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। और ये जैसे विधवा विवाह, पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता, अब सारी चीज़ें होने लगी। लड़कों को छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, बीरस, आयुष सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। देख रहे हैं, विवाह पे और उस समय के हर चीज़ों पे इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। कैसे पढ़ाइए, देखिए लड़की की बात भारतेंद्र जी ने कह दिया था, पढ़ाइए इस चाल में नहीं कि आजकल पढ़ाई जाती है जिसके उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज शिक्षा दें। बैचलरों, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय उन झगड़ों का नहीं, यह समय किसका है, उन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं की नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं को बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे तो जिठानी घौरानी का आपस का हाड़ छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मस्यसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमान ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। क्योंकि अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए जब अब आलस हठ धर्मी ये सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन इंद्र सभा पढ़ा कर छोटेपन ही से लड़कों की सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। तो भला सोचो कि इस हालात में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनकी तालीम दो। फैशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मंतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। यह महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुओं में रहे, चाहे किसी जात किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदरसी, वैदी, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सब एक साथ, सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बड़े तुम्हारे रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिन मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिकी की बनी है। कहाँ की बनी है? अमेरिकी की बनी है। जिस लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मन
गति का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। क्या करो? अपने में ही अपनी भाषा की उन्नति करो। तो ये रहा दोस्तों भारतेंदु का निबंध, भारतोन्नति कैसे हो सकती है, भारत कहाँ है, कब इसकी उन्नति होनी चाहिए। उनको भी इन सब चीज़ों से समस्या हो रही थी, भारतेंदु जी को भी। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे घर में जन्मे, माता पिता का लाड प्यार मिला, फिर भी अपने घर की जो भी वस्तु बहुमूल्य थी उनको दान किया एजुकेशन में, और बहुत सारी चीज़ आज समाज को, हिंदी जगत को दे गए। दोस्तों उम्मीद है कि यह निबंध पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे। यदि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हुई तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये निबंध हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ। आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे 21 जो कहानियाँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हैं दोस्तों, उसे मैंने प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दिया है। यदि आप यूजीसी नेट हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। धन्यवाद दोस्तों।